1947 में जब पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से अलग हुआ और हिंदुस्तान को जब आज़ादी का जो है वो ऐलान हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर है जो पहला बड़ा होता है, एक तो डिफेंस होता है मुल्क का या मुल्क के अंदर अमन व अमान का मसला, और दूसरा बड़ा सबसे बड़ा मसला जो लीडरशिप के लिए होता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। चूँकि उसकी वजह से आप अपने अवाम का मकद्दर तय कर रहे होते हैं कि हमने उनको ले जाके किसी कुएं में फेंकवाना है या उनको एक ऐसी ज़िंदगी देनी है जिसमें कोई उम्मीद, कोई तरक्की, कोई खुशहाली और कोई आसूदगी का पैगाम भी मौजूद हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान किस तरह के एक दौर से गुजर के क्या शक्ल इख्तियार कर गया, तो वो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक सोशलिस्ट थे और सोशलिस्ट नीम सोशलिस्ट इकानमी पे यकीन रखते थे, जैसे आजकल के सोशल डेमोक्रेट टाइप लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बड़ी हद तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रो सोवियत उनका स्टैंड भी था। लेकिन उस वक्त क्या था कि दुनिया बहुत खौफनाक तरीके से दो ब्लाकों में तकसीम थी। एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क़यादत में जो है वो वेस्ट था, या फिर इंग्लैंड को भी आप क़यादत का एक थोड़ा सा हिस्सा उस वक्त भी आप करार दें, अगरचे उसका सूरज उस वक्त डूब रहा था, लेकिन स्टिल उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ी हद तक मौजूद था। तो इन दो ब्लाकों के दरमियान बुरे तरीके से तकसीम दुनिया में जो मुल्क भी आज़ाद होता था उसने रातों रात ये फ़ैसला करना होता था कि इफ़ आई एम गोइंग टू विज़िट सोवियत यूनियन और टू वाशिंगटन। और उस विज़िट का मतलब आजकल की विज़िट्स नहीं होती हैं कि आप किसी मुल्क में चले गए, हेलो हाय कर ली, को दो चार माहदे साइन कर लिए। उस विज़िट का मतलब ये था कि आपने अपने और अपने अवाम के मकद्दर पे जो है मोहर लगा दी, उसको सील कर दिया। चूँकि उस सर्द जंग के आलम में किसी मुल्क की विज़िट का मतलब ये था कि आप जो है वो दूसरा जो ब्लाक है उसके दुश्मन है सिंपली, वरना आप विज़िट एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। इस माहौल के अंदर मुल्कों की सर्वाइवल एज ए आज़ाद इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की आज़ादी का तस्वर जो है वो नहीं था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से जो है वो उस वक्त सामने आया कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के फ़ौरन बाद जो प्रिंसिपल शुरू किए, जिनको पंचशील गालिबन अगर मैं सही प्रोनाउंस करता हूँ, संस्कृत में जो है ये लफ्ज़ पंचशील जो 5 उसूल थे उसके, और ये 5 उसूल बुनियादी तौर पे जिस तरह भी घुमा फिरा के उनके अल्फाज को, इस्तिलाहात को आप पेश करें, उनका मतलब ये था कि जो दो बड़ी ताकतें हैं या कोई भी बड़ी ताकत है, तीसरी बड़ी भी है, चौथी बड़ी भी है, कोई बड़ा मुल्क है, उसको ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो दूसरे किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे। इसको पुरअमन बकाए बाहमी यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस के 5 नकात का नाम दिया गया था, जिसका मतलब क्या है कि एक दूसरे की इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी का जो है वो एहतराम करना, दूसरे के अंदरूनी इंटरनल अफेयर्स में जो है वो नॉन इंटरफेरेंस, और एक दूसरे के साथ जो है वो बाहमी तावन और हारमोनी से रहना जो है, ये प्रिंसिपल शामिल थे। इन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे चीन के साथ जो मामला था हिंदुस्तान का, जिसमें एक्साई चीन जो कि एक बड़ा हिस्सा था उस वक्त जो फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, और हिमाचल प्रदेश वगैरह इस तरह के जो टेरिटोरियल या बॉर्डर इश्यूज़ थे उनको उन्होंने हल किया। और इस तरह दुनिया में ये चूँकि 2 बड़े लीडर थे और पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, ज़ाहिर है चीन और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को आप मिलाएं तो फिर ज़ाहिर है दुनिया यही बन जाती है, तो उसको लीड कर रहे थे, इसलिए दुनिया ने इसको बड़ा सीरियसली लिया। और ये बड़े पैमाने पर तीसरी दुनिया के जो न्यूली लिबरेटेड कंट्रीज़ थी उनमें इनको बड़ी जो है वो मिली। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ये जो उसूली किस्म का समझौता हुआ था ये चल नहीं सका, जो बाद में जाके चीन के साथ जंग में पे ख़त्म हुआ, और उस जंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन ये मैसेज जो है वो एक इंटरनेशनल बन गया, जिसकी वजह से जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको आप कहते हैं, जो गैर जानबदार ममालिक की तहरीक थी वो डेवलप हुई, और उसको लीड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब इसमें जो इनिशिएटिव था उसके साथ जो लोग शामिल हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में नॉन अलाइन मूवमेंट में, यानी ये है कि हम दुनिया के तकसीम शुदा ब्लाकों में से किसी एक के साथ भी नहीं हैं,
बल्कि हमें आज़ाद रहने दिया जाए और हमारे मामलात में मदाखलत ना की जाए। ये एक मैसेज था बायक बैक टू द सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो लोग शामिल हुए, उसमें यूगोस्लाविया का जो रहनुमा था टीटू, उससे लेके तो जमाल अब्दुल नासर जो मिस्र का लीडर था, ये सदर सुकारनो, और इस तरह के जो बड़े चोटी के जो लीडर थे दुनिया में उस वक्त बड़े मशहूर थे, चूँकि उन्होंने नौआबादियाती जंग लड़ी थी अपने मुल्कों में और वो बड़े आइकॉन समझे जाते थे इंटरनेशनली। तो उनकी वजह से ये एक बड़ी हैवी वेट किस्म की जब मूवमेंट बन गई, तो इस पे अमेरिका ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने ये कहा कि ये गैर जानबदार तहरीक की जो है ये ड्रामा है जिसके पीछे सोवियत यूनियन बैठा हुआ है। चूँकि इसमें कहीं जो है वो प्रो लेफ़्ट सोवियत रेडिकल लोग जैसे फिडल कास्ट्रो हो गए क्यूबा के, या इस तरह के कहीं इंटरनेशनली जो जानी पहचानी किस्म की शख्सियत थी वो भी इसमें शामिल थी या उनकी किसी न किसी तरीके से हमायत करती थी। तो इसलिए जब अमेरिका ने इस पर रियल एक पॉलिसी इख्तियार की जिसमें बड़ा गम व गुस्सा था और उन्होंने कंसर्न शो किया और उसको बाकायदा डिक्लेयर किया कि ये सोवियत यूनियन का एक फ्रंट है। जैसे फ्रंट आप बनाते हैं, लेबर फ्रंट, स्टूडेंट फ्रंट, इस तरह का फ्रंट के जो काम आप खुद नहीं कर सकते उसमें एक फ़्रंट बना के तो आप करवाते हैं। तो उनका ख्याल ये था कि सोवियत यूनियन जिन जिन मुल्कों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जहाँ पे एक नेशनलिस्ट किस्म की लोग हैं जैसे स्कारनो है या इस तरह के लोग हैं, तो उनको फिर इन्फ्लुएंस करने का ये तरीका है कि आप इस तरह का एक फ़्रंट बनाएं। लेकिन इसकी वजह से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान या वेस्ट के दरमियान जो ताल्लुकात का सवाल था वो तकरीबन आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। चूँकि उसमें मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ताल्लुकात इतने सतह पे ले जाना तो दूर की बात है, आप विज़िट ही कर लें तो दूसरा ब्लॉक आपको अपना दुश्मन करार दे देता था। तो ज़ाहिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने आगे गए। अब इसका कुछ लोग मतलब ये निकालते हैं कि जी ये देखें ये तो फिर गलत कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका, लेकिन उनको असल में उनकी नज़र जो है वो बहुत सतही है। अगर आप डीपली देखें तो आज हिंदुस्तान जो कुछ है उसके पीछे इस पॉलिसी का बहुत बड़ा एक फैक्टर बना। और वो फैक्टर क्यों बना कि इस पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान जो है वो उस वक्त के वेस्ट का हिस्सा बनने के बजाय, जो उस वक्त का वेस्ट जो है वो महज एक फ़ौजी तंजीम या एक फ़ौजी इताद था, तो उसका हिस्सा बनने के बजाय उसने अपने आप को एक न्यूट्रल रखने की कोशिश की और उस हवाले से उसको मगरब से या सोवियत यूनियन से जो भी कोई टेक्नोलॉजी या कोई मदद मिल सकती थी या कोई भी किसी तरह की सपोर्ट मिल सकती थी वो लेके तो हिंदुस्तान ने अपनी लोकल इंडस्ट्री डेवलप की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का एक लोकल बुर्जुआ क्लास जो है वहाँ पे पैदा हुई। और जिसकी बाद जब ये सोवियत यूनियन टूटा और ये सारी तोड़फोड़ हुई तो हिंदुस्तान इस काबिल था कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके, चूँकि वो अपना एक बुनियाद जो है वो डेवलप कर चुका था। तो इस वजह से ये पॉलिसी जो है वो कोई गलत नहीं थी, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा खलीज जो है वो बन गया, जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक आगे गया कि 1971 में जो है वो इंडिया को सोवियत यूनियन के साथ बाकायदा डिफेंस पार्टनरशिप का जो मायदा है वो साइन करना पड़ा। अब ये जो आपका जो है वो 47 से लेके 71 तक की बात मैं कर रहा हूँ जब उन्होंने सोवियत यूनियन से ये मायदा किया, जिसका मतलब ये है कि इंडिया ने अपने आप को बाकायदा डिक्लेयर किया कि आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोवियत पॉलिटिक्स इंटरनेशनली। और डिफेंस, मुश्तरका डिफेंस का मतलब उसमें एक शीख ये भी थी कि अगर कोई बैरूनी कुव्वत हिंदुस्तान पर हमला करती है तो सोवियत यूनियन उसको अपने आप पे हमला तस्वर करेगा, और अगर सोवियत यूनियन पे कोई हमला करता है तो इंडिया उसको अपने आप पे हमला तस्वर करेगा। तो ये आप यूँ समझ लें कि एक हाइट ऑफ दी रिलेशनशिप थी जो उनके दरमियान डेवलप हुई। उसके बरक्स पाकिस्तान में क्या हुआ, ये सारी जो राम कहानी में बयान कर रहा हूँ इसके पीछे मेरा कहने का मकसद क्या था कि जब कोई लीडर अपने अवाम को किसी उनके मुकद्दर का फ़ैसला करता है तो उसमें किस तरह जो है वो फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जब अलग हुआ इंडिया से तो उसके फ़ौरन बाद उसको इनविटेशन मिला सोवियत यूनियन से कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान को कि आप सोवियत यूनियन की विज़िट करें, जिनको उन्होंने ओके कर दिया। तो ये बात जब ज़ाहिर है बाहर निकली तो उसके ख़िलाफ़ लॉबी हुई, अमरीकियों ने उसको काउंटर इन्विटेशन दी, चनाचे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने सोवियत यूनियन की जो इन्विटेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और वाशिंगटन चले गए।
और जैसा कि मैंने कहा कि ये आज का दौर हो तो आप किसी एक मुल्क को ना करके या माजरत करके दूसरे में चले जाएं तो बड़ी बात नहीं, लेकिन उस तनाज़र में दैट वाज ए बिग डिसीजन और एक रियली लाउड एंड क्लियर मैसेज कि हम जो है वो इस इंटरनेशनल लड़ाई में, जिसको कुछ लोग साम्राज्य लड़ाई कहते हैं, कुछ जो है कुछ लड़ाई कहते हैं, उसमें जो है वो हम अमेरिका का हिस्सा है। और ज़ाहिर है कि अमेरिका ने इसको रेसिप्रोकल रिस्पांस दिया। और उसके बाद पाकिस्तान जो है ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बल्कि जो वेस्टर्न उस वक्त का ब्लॉक था, जिसको कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पे ये एक फ़ौजी ब्लॉक था जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ डेवलप किया गया था, और उसके जो मायदे थे मुख्तलिफ़ किस्म के, मसलन सीटो सैनीटो जो इंटरनेशनल मायदे थे उस वक्त अगेंस्ट सोवियत यूनियन, पाकिस्तान को न सिर्फ उनकी नुमाइंदगी दे दी गई बल्कि सीटो और सैनीटो से बाहर या वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं उनके अपने अलायंस से बाहर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटस था वो पाकिस्तान को दिया गया। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि इसको आप आज अगर देखेंगे हिंदुस्तान के साथ तो ये बिल्कुल उसी तरह का आपको नज़र आएगा कि नेटो से बाहर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटस है वो हिंदुस्तान को दिया गया। अब जब ये पाकिस्तान को ये सारा स्टेटस दिया गया तो वहाँ फिर जाहिर है कि सोवियत यूनियन ने इसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन दिया, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो दुश्मन डिक्लेयर किया। पाकिस्तान ने पेशावर के इलाके में इधर पख्तूनख्वा में जो है वो अमरीकियों को फ़ौजी अड्डे भी दिए, जहाँ से तैयारे जो हैं वो उड़ के तो सोवियत यूनियन की जासूसी करते थे। जवाब में सोवियत यूनियन ने उसको रेड मार्क किया और ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल उसमें हैं। लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो सिर्फ इस तरह की थी कि वो उस ब्लॉक का हिस्सा बन गया, और वो हिस्सा इस तरीके से बना कि उसमें कोई बराबरी या कोई रेसिप्रोकल नहीं था कि चलें जी हम इतना आगे तो आप हमें टेक्नोलॉजी दें, आप हमें जो है हमारी जो माशी तरक्की है उसकी मदद करें, जैसे कि सोवियत यूनियन की शक्ल में इंडिया ने किया कि इंडिया ने जो सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात कायम किए उसके जवाब में इंडिया ने अब जो सोवियत यूनियन ने जो अपनी टेक्नोलॉजी थी वो जो कुछ भी थी, बाज़ लोग कहते हैं जी आउटडेटेड थी, पुरानी थी, ये था वो था, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन हर माज पे ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मुकाबला करता था बल्कि बाज़ माजों पे उससे बहुत आगे था, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में, सब मैरीन्स हैं और दूसरी जो है वो टेक्नोलॉजी में। तो ये जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी मुंतकिल की सऊदी अरब ने, अब रूस ने यानी सोवियत यूनियन ने। अब उस दौर में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट था वो यही था कि ये जो बड़ी ताकतें थी उनको अपनी सुपरामेसी बरकरार रखने का उनके पास रास्ता ही ये था कि वो गरीब तीसरी दुनिया के अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी नहीं देते थे, एंड दैट वाज ए डिक्लेयर्ड पॉलिसी विच वाज अंडरस्टूड। चूँकि अगर वो टेक्नोलॉजी दे दें तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मुल्क भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर अपना असला बनाएंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और तेज़ी से जो है वो आपके बराबर आके खड़े हो जाएंगे, जो कि हुआ। यानी जिन ममालिक ने इस तरह तरक्की की और वो बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से निकल गए आगे, तो उसकी वजह यही थी कि उनको टेक्नोलॉजी दी गई। लेकिन पाकिस्तान को जो ये वेस्टर्न ब्लॉक था उसने इसको सीटो सैनीटो जहाँ उनकी ज़रूरत थी ज़ाहिर है उसका मेंबर तो बना दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दी। उसकी तामीर और तरक्की या एक खुद कफ़ालत जिसको आप कहते हैं ना, सेल्फ़ रिलायंस होता है, सेल्फ़ डिपेंडेंस होती है, उससे उसको दूर रख के तो एज ए क्लाइंट स्टेट के डेवलप किया। क्लाइंट स्टेट का मतलब ये था कि आपकी थोड़ी बहुत मदद कर ली, गंदम की अगर वहाँ पे किल्लत है तो जो गंदम आपने वैसे समुंदर में फेंकनी थी वो उठा के उनको दे दी, कहीं और इस तरह की छोटी मोटी जो है चीज़ें हैं वो दे के पब्लिसिटी ले ली कि हम आप पे बड़ी जो है नवाज़ें कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत थी और जिसको पाकिस्तान की उस वक्त की लीडरशिप को चाहिए था कि अगर वो अपने मुल्क और काम और अपने अवाम के मफादात और उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रख रहे होते तो वो सबसे पहले ये मुतालबा करते कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, बजाय इसके कि हमें ये छोटी मोटी गंदम और इन चीज़ों पे जो है वो तनख्वाह दिया जाता है। अब ये जो दो पॉलिसियाँ थी मैंने क्यों कंपेयर किया, हालांकि
पाकिस्तान में ये कोई एक लीडर इसमें नहीं था। और ये जो दौर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पहले बनने के 10-12 दौर, इसमें कोई 15-16 तो प्राइम मिनिस्टर इनके चेंज हुए थे। इसमें एक प्राइम मिनिस्टर था जो 21 दिन रहा था। तो जाहिर है कि ये कोई सियासी लीडर उस वक्त था नहीं, लेकिन वहाँ पे जो परमानेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की मिलिटरी लीडरशिप थी या सिविल मिलिटरी ब्यूरोक्रेसी थी, वो ये सारे पॉलिसियाँ बनाते थे। लेकिन वो ये सोचने से कासर रहे कि अगर हमने पाकिस्तान को उठा के स्टेक पे रख लिया, एक सुपर पावर की तरफ से इस पर सुर्ख निशान भी लगवा लिया, इसको इतना एक्सपोज करके सीटों सैनिटों दूसरे फ़ौजी मादू में भी शामिल कर लिया, तो इसके बदले में हमें मिला क्या सवाए इसके कि छोटी मोटी फ़ौजी इमदाद या छोटी मोटी इस तरह की माशी इमदाद के। तो वो शार्ट साइटेडनेस थी। मैं किसी एक लीडर को नहीं कहता, लेकिन मजमूई तौर पर वो पाकिस्तान के पहले 15-20 साल जो थे, दे वर वेस्टेड बिकॉज ऑफ शार्ट साइटेडनेस, और उनका कोई विज़न नहीं था। वो जो वक्त गुजारी होती है ना कि आज का दिन जो गुजर जाए तो कल देखेंगे, उसकी निस्बत हिंदुस्तान की जो पॉलिसी थी वो उस तनाज़र में कामयाब रही जिस तनाज़र में जवाहरलाल नेहरू उसको चलाना चाहते थे। और उससे उन्होंने दोनों मकासद हासिल किए। एक तो उन्होंने हिंदुस्तान का डिफेंस जो है उसको प्रॉपरली जो है वो यकीनी बनाया, और दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्री को डेवलप किया। बाकी और जो इक़दाम थे सोवियत यूनियन की मदद से, जो उनका एग्रीकल्चर है, मेडिसन है, साइंस है, जो हिंदुस्तानी तलबा जाके सोवियत यूनियन में पढ़ते थे, जो कल्चरल एक्सचेंज होती थी, इन चीज़ों को फ़ायदे तो एक्स्ट्रा हैं। तो बुनियादी तौर पे जो बोन होती है किसी कंट्री की बोन, वो उन्होंने डेवलप कर ली। उसकी निस्बत मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने उसकी बोन काटी और उसको एक लूला लंगड़ा मुल्क बना के रख दिया कि अचानक जब ये पॉलिसियाँ तब्दील हुई, दुनिया बदलनी शुरू हुई। जाके 71 की बात तो मैंने कर दी कि 71 में जब इंडिया को क्यों सोवियत यूनियन की ज़रूरत महसूस हुई, जिसमें बांग्लादेश की ये आज़ादी का मसला और इस तरह जो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, उसमें जो वेस्ट का रोल था कि उसमें फ़्रांस से लेके इंग्लैंड तक और इंग्लैंड से लेके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक जो है वो बहरी बेड़े पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार थे, और ये सारी चीज़ें सामने रख के इंडिया इस पर मजबूर हुआ। तो ये सूरत हाल 70 और 80 में इसी तरह चलती रही। 80 के आखिर में जाके जब ये सिचुएशन बदलनी शुरू हुई, 90 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो दुनिया में जब एक नया जो है वो दौर शुरू हुआ। वो नया दौर क्या था, वो दुरुस्त या गलत, लेकिन वो दौर था एक नई डेमोक्रेटिक लिबरल जमहूरियतें जिसको आप कहते हैं, यानी न्यू लिबरलिज़म और न्यू डेमोक्रेसी का एक ज़माना, जिसमें दुनिया ने, मुमकिन है सही ना हुआ हो, लेकिन दुनिया ने इस पर बिलीव कर लिया कि अब दुनिया का जो जदीद और आने वाला निज़ाम है वो यही है कि जिसमें जमहूरियत होगी, इंसानी हकूक़ होंगे, आज़ादियाँ होंगी, फ्री ट्रेड होगा, और फिर जो है कि ये जो तजारत वगैरह और इस तरह की फ्री इकानॉमी जिसको आप आज़ाद मैशियत कहते हैं, ये भी एक चीज़ है जिसको तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये बदलते ज़माना जो है ये कोई मामूली बदलता ज़माना नहीं था, चूँकि हिंदुस्तान के अंदर जो नीम सोशलिस्ट सिस्टम था उसके लिए ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, और इस तब्दीली को समझना और उसके मुताबिक जो है अपनी खारजा पॉलिसी या अपनी इकनॉमिक या अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को तरतीब देना जो है एक वक्त की ज़रूरत थी, जिसका हिंदुस्तान ने किया, स्टेप बाय स्टेप किया, और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक नए हालात में अपने आप को एक नए रंग में, एक नए तरीके से, एक नई पॉलिसियाँ जो हैं वो अपनानी शुरू की। जबकि उस तब्दीली के बाद भी पाकिस्तान का जो ओरिजिनल पॉलिसी के मामलात में एक फेलियर था वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद जब तक सोवियत यूनियन का ये सारा इशू चलता रहा, उसके बाद वो अमेरिका के साथ मिलके उन्होंने फिज़िकली भी और पॉलिटिकली भी और फाइनेंशली भी उस जंग में जो अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही थी उसमें अपने आप को झोंका। और उसके बाद जब ये मामलात ख़राब होने शुरू हुए और टेररिज़म के हवाले से, यानी जब ये सारा इशू वाइंड अप हुआ, तो पाकिस्तान के माथे पे एक सवाए कालक के और उनके हाथ में सवाए ये फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट बलाएँ और मुसीबतें, इनके अलावा कुछ नहीं रहा। और बजाय इसके कि वो उस वक्त इस चीज़ को पहचान के तो इनको जो है वो इससे डील करते कि नए ज़माने में मुल्क के अंदर जमहूरियत, एक आज़ाद सोसाइटी जिसमें कि बुनियादी हकूक़, सिविल लिबर्टीज़
और सोशल जस्टिस और इकनॉमिक जस्टिस की ज़रूरत है, उन्होंने वही अपनी पुरानी पॉलिसी बरकरार रखी और उसके नतीजे में जो टेररिस्ट थे इन्होंने वहाँ पे अपने मजबूत किस्म के अड्डे कायम कर लिए, एक तरह का शेल्टर ले लिया, यहाँ तक कि वो स्टेट का बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल हो गए।